एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार हुर्रियत कांग्रेस के दोनों धड़ों को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आतंकवाद वित्त पोषण के लिए प्रतिबंधित करने का विचार कर रही है। एनआईए द्वारा पाया गया है कि हुर्रियत के जुड़े संगठनों ने जम्मू कश्मीर के आतंक के लिए धन जुटाया था। अधिकारियों के अनुसार एनआईए पाकिस्तान के संस्थानों द्वारा जम्मू कश्मीर के छात्रों को आवंटित की जा रही एमबीबीएस सीटों की जांच कर रही है। यह पाया गया है कि कुछ संगठनों द्वारा उम्मीदवारों को एकत्र किए गए धन को जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधि के लिए भेजा गया था। यह यूएपीए की धारा 3(1) के तहत हुर्रियत के गुटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त आधार बन गया है। हुर्रियत संगठन जो है 1993 में अस्तित्व में आया था। यह 26 समूहों का एक संगठन है। इसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। वर्ष 2005 में यह दो गुटों में बढ़ गया था, नरम दल और कट्टरपंथी दल। नरम दल में इसका नेतृत्व मीरवाइज सिंह ने किया था और कट्टरपंथी दल इसकी अध्यक्षता गिलानी ने की थी। एनआईए भारत के आतंकवादी निरोधी टास्क फोर्स है। इसे राज्यों से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना आतंकवाद के संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। यह 31 दिसंबर 2008 को बम्बई के 26/11 के आतंकी हमले के बाद संसद द्वारा अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी शाखाएं गुवाहाटी, हैदराबाद, बम्बई, कोच्चि तथा कलकत्ता, रायपुर और जम्मू में है। गैरकानूनी गतिविधियां यूएपीए एक भारतीय कानून है जिससे भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संबंधों को रोकने एवं उद्देश्यों को अधिनियमित किया गया है। यूएपीए का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में 1,43,87 हेक्टेयर में से 1.55% की गिरावट देखी गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि मानसून के मौसम की शुरुआत में कम बिखरी हुई या अनिश्चित वर्षा के कारण खरीफ फसलों में कमी आई है। वर्ष 20 के खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल समान अवधि के लिए 1,060.37 लाख हेक्टेयर था। हालांकि 5 साल के औसत 1,010.48 लाख हेक्टेयर की तुलना में क्षेत्र में 33.40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कपास की खेती का रकबा 2020 की तुलना में 10.65 लाख हेक्टेयर कम हुआ। हालांकि सामान्य औसत की तुलना में यह कमी केवल 1.01 लाख हेक्टेयर है। कमी या अनिश्चित बारिश के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब के जैसे राज्यों में कपास का रकबा कम हुआ है। खरीफ फसलों को मानसून फसल या शरद ऋतु फसल भी कहा जाता है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक की जाती है। भारत में प्रमुख खरीफ फसलों में मक्का, चावल और कपास शामिल है। भारत में खरीफ फसलें चावल भारत में सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल है जो गर्म और आर्द्र जलवायु और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसे बढ़ते मौसम के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस और पकने के लिए 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। वृद्धि अवधि 150 से 200 दिनों के भीतर होती है और इसे 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और बाढ़ वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं 26 अगस्त 2021 को मालाबार नौसेना अभ्यास करेगी। यह समुद्री अभ्यास गुआम द्वीप से किया जाएगा जो अमेरिका के एक क्षेत्र है। फिलीपींस से यह 2500 किलोमीटर पूर्व स्थित है। यह वार्षिक युद्धाभ्यास 4 दिन तक होगा। यह अंतर संचालन को बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं के लाभ उठाने तथा समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का एक सामान्य समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। मालाबार अभ्यास जो है यह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बारी बारी से आयोजित किया जाता है। मालाबार अभ्यास 1992 में भारत अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। 2015 में जापान को शामिल करके इसे त्रिपक्षीय प्रारूप विस्तारित किया गया था। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के अनुरोध पर अभ्यास में शामिल होने पर सहमत हुआ था। मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत के क्षेत्र का समर्थन करने और उद्देश्य से मालाबार युद्धाभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह मानवीय सहायता, पनडुब्बी विरोधी तेज तोपखाने प्रशिक्षण, सतही युद्धाभ्यास और आतंकवादी विरोधी अभियानों और हवाई निगरानों पर जोर देने के साथ साथ अंतर क्रियाशीलता हासिल करने का प्रयास करता है।
ऑस्ट्रेलिया को कैसे शामिल किया? यह सवाल जो है इसका जवाब यह रहेगा कि अक्टूबर 2020 में टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में बालामार में राष्ट्र अमेरिका को शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ यह निर्णय लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैनॉट प्लेस में बाबा खड़क सी मार्ग पर भारत के सबसे पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। यह 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। मानसून सीजन के बाद यह टावर पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। इस स्मॉग टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस टावर के प्रदर्शन का आकलन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक करेंगे और यह मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। आनंद विहार में स्मॉग टावर। केंद्र सरकार आनंद विहार में 25 मीटर लंबा स्मॉग टावर बनाएगी। इसे 31 अगस्त तक लागू होने की संभावना है। यह स्मॉग टावर किसने डिजाइन किया है, यह पूछोगे आप, तो इसका जवाब है कुरियन सिस्टम। दिल्ली में 12 मीटर लंबा स्मॉग टावर विकसित कर रहा है। इस टावर को कुरियन सिटी क्लीनर कहा जाता है। कैनॉट प्लेस के टावर के साथ साथ आनंद विहार में अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित 1200 एयर फिल्टर शामिल होंगे। इस विश्वविद्यालय ने चीन के जियान में 100 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर का डिजाइन करने में भी मदद की थी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यह परियोजना को अक्टूबर 2020 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में केंद्र सरकार को आनंद विहार में प्रदूषण कम करने के लिए एक स्मॉग टावर बनाने का निर्देश देने के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। आप पूछोगे स्मॉग टावर होता क्या है, तो स्मॉग टावर यह एक ऐसी संरचना होती है जिसे वायु प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफिकेशन के रूप में डिजाइन किया जाता है। ऐसी संरचना के लिए प्रोटोटाइप 2017 में बीजिंग चीन में एक डच कलाकार डैन रुजियार्ड द्वारा बनाया गया था। प्रदूषण से निपटने के लिए 2018 में शियान शानक्सी में 100 मीटर का टावर बनाया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक $50 मिलियन के ऋण पोर्टफोलियो वारंट प्रायोजित कर रहा है, जिसमें भारत में महिला द्वारा उधारकर्ताओं के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSMEs के लिए वित्त की पहुंच का समर्थन करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता MSMEs के अपने व्यवसाय को पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद करेगा जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। इस ऋण कार्यक्रम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs के ऋण प्रदान करेगा जो MSMEs और माइक्रो फाइनेंस में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने में मदद करेगा जो बदले में एक सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि 50% से अधिक ऋण महिलाओं के नेतृत्व वाली महिला प्रतिबंधित MSMEs या उन MSMEs को दिया जाएगा जो महिलाओं के एक निश्चित प्रतिशत को रोजगार देते हैं। इस कार्यक्रम से 30,000 से अधिक व्यक्तिगत महिला उधारकर्ता और 7,500 MSMEs फर्मों को लाभ होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के तहत अन्य समर्थक भी उपलब्ध है, जैसे कि यह ऋण समझौता कार्यक्रम चेन्नई स्थित NBFC विवृत्ति कैपिटल द्वारा समर्थित ऋण प्लेटफॉर्म क्रेडिट एवेन्यू द्वारा एक व्यापक विश्लेषणात्मक और सोर्सिंग सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ में इसमें DFC जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसका भी अमेरिका का एक डेवलपमेंट बैंक है जो आज विकासशील देशों में अब सामने आने वाली चुनौतियों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में साथ साझेदारी करता है। यह स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश करता है। यह छोटे व्यवसाय और महिला उद्यमियों को रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। NTPC लिमिटेड ने विशाखापत्तनम में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सर्विस PV परियोजना लॉन्च की। यह सह्याद्री पावर स्टेशन में 50 के जलाशय पर 25 मेगावाट की परियोजना है। यह पहली परियोजना है जिसे फ्लेक्सिफाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित किया गया था। फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट में अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन है। इसका निर्माण 75 एकड़ के जलाशय के क्षेत्र में किया जाएगा। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर PV मॉड्यूल से बिजली उत्पन्न की जाएगी। यह सह्याद्री स्टेशन 2000 मेगावाट कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना है जो 20 से अधिक वर्षों से चालू है। परियोजना का महत्व यह है कि यह परियोजना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लगभग 7000 घरों में रोशनी करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए हर साल कम से कम 46,000 टन CO2 में कमी होगी। इससे प्रति वर्ष लगभग 13 से 64 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी, जिसका उपयोग 6,700 घरों में वार्षिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। NTPC ने पायलट आधार पर सह्याद्री में हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बनाई है। NTPC ने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र स्तरीय वार्ता UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी HLDE के तहत अपने ऊर्जा लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी भी बन गई है। NTPC की कैपेसिटी जो है वह है 66,900 मेगावाट। इस समूह के पास 71 बिजली घर है जिनमें से 29 नवीनीकरणीय परियोजनाएं शामिल है। इसमें 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। 5 गीगावाट लक्ष्य ऊर्जा परियोजना सहित 17 गीगावाट के अधिक क्षमता निर्माणाधीन भी है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चे जलवायु संकट में के प्रभाव से अत्यधिक उच्च जोखिम में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। जलवायु परिवर्तन से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत दक्षिण एशियाई देश है जहां बच्चों के अत्यधिक जोखिम है। पाकिस्तान 14वें स्थान पर, बांग्लादेश 15वें स्थान पर, अफगानिस्तान 25वें स्थान पर, जबकि भारत 26वें स्थान पर है। नेपाल 51 के स्थान पर है, श्रीलंका 61वें स्थान पर, जबकि भूटान 111वें स्थान पर। 33 देशों में से लगभग 1 बिलियन बच्चे रहते हैं जिन्हें अत्यधिक बच्चे जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आने वाले वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वैश्विक तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने पर भारत के शहरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लडिंग काफी हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा वाले 30 शहरों में से 21 शहर 2020 में भारत में ही होने वाले हैं। हनी सीसीआर सूचकांक सीसीआर इंडेक्स इन निष्कर्षों को यूनिसेफ की रिपोर्ट में दर्ज करता है। द क्लाइमेट क्राइसिस इन द चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सीसीआरआई में प्रकाशित किया गया है। सीसीआरआई यूनिसेफ द्वारा बच्चों पर केंद्रित पहली रिपोर्ट है। भारत में उच्च जोखिम सूचकांक में भारत ने 33 अत्यंत उच्च जोखिम वाले देशों में रखा गया है जहां बाढ़ और वायु प्रदूषण में बार बार होने वाली पर्यावरणीय घटनाएं हैं। 21 अगस्त 2021 को कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तवर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच आयोजित किया गया। कोंकण अभ्यास में 2 जहाजों, इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों की भागीदारी देखी गई। इस अभ्यास के दौरान समन्वित पनडुब्बी रोधी प्रक्रिया, फायरिंग अभ्यास, समुद्र में पुनर्पूर्ति जैसे अभ्यास आयोजित किए गए। इन अभ्यासों और वीर पेशेवर जुड़ावों ने कोंकण 2021 में अभ्यास को अंतर संचालनीयता इंटरप्रोबेबिलिटी को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाया, जिससे बदले और दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। कोंकण अभ्यास नौसेना अभ्यास कोंकण भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह उनके बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। यह अभ्यास नौसेनाओं की समय समय पर समुद्र और बंदरगाह के अभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि अंतर क्रियाशीलता का निर्माण किया जा सके और सर्वोत्तम बाधाओं से समझा जा सके। द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास 2004 में शुरू किया गया था और अब बड़े पैमाने पर हो गया है। INS तवर भारतीय नौसेना का तीसरा तलवार श्रेणी का युद्धपोत है जिसे 19 अप्रैल 2004 को कलिनिंग्राद रूस ने कमीशन किया गया था। यह कैप्टन महेश मंगीपुड़ी INS तवर के वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर है। यह 31 जुलाई 2004 को मुंबई के होम पोर्ट पर पहुंचा। INS तवर को भारतीय नौसेना ने पश्चिमी नौसेना कमान को सौंप दिया जिसका मुख्यालय बंबई में है। HMS वेस्टमिंस्टर यह रॉयल नेवी का एक 23वीं फ्रिगेट है जिसे 4 फरवरी 1992 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम वेस्टमिंस्टर है। यह ड्यूक टॉम नाम पर रखा गया है। भारत में अब तक 58 करोड़ लोगों को लग गई है वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन जो है भारत में दे चुकी है और पिछले 24 घंटों में 52 करोड़ 23 लाख लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है। अब यह देश में 50 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं? कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप पर भी किया जा सकता है। पंजीकरण करने के बाद व्यक्ति को वैक्सीन का स्थान और समय चुनना पड़ता है। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीके कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। इसमें से कोवैक्सीन जो है इसकी डिटेल यह है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया सरकार समर्थित टीका है और इसकी प्रभावशीलता 81%। कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच अंतराल 4 सप्ताह का होता है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। जबकि कोविशील्ड जो है यह कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जाता है। यह चिंपांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया है। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए यह वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराक में दिया जाता है। जबकि स्पुतनिक वी इसे मॉस्को में गेमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया है। यह 2 खुराक वाला टीका है। हालांकि हाल ही में रूस में स्पुतनिक वी के एकल खुराक टीके का उत्पादन किया गया है। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जाता है। भारत केवल एक डबल खुराक स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है। बताने लायक एक बात यह है कि जबकि कोविशील्ड एक कमजोर सामान्य एडेनोवायरस से बनाया गया है जो चिंपैंजी को प्रभावित करता है, जबकि स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनोवायरस का उपयोग करके बनाया गया है। 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2099 अरबी डॉलर के गिरावट के साथ 619.365 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, जबकि इसे फॉरेक्स रिजर्व आंतरिक
आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। वर्तमान भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों के आरक्षित परिस्थितियों का कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोनों के भंडारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा भी देना अधिक उचित है। 13 अगस्त 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार NFCA 576.374 बिलियन, गोल्ड रिजर्व 36.336 बिलियन, IMF के साथ SDR 1.544 बिलियन, IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 5.111 बिलियन। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में एक भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। इस ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास की परिस्थिति पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया। आप पूछोगे यह विकसित किया है, इसे कहाँ विकसित किया है? तो माना गांव के 3 एकड़ के क्षेत्र में यह पार्क विकसित किया गया है। माना वन पंचायत ने जमीन दी थी और इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। आप पूछोगे इसे विकसित कैसे किया गया है? तो इस पार्क को केंद्र सरकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा 3 साल से विकसित किया गया है। हर्बल पार्क है जो 40 प्रजातियों में शामिल है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें से कई प्रजातियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के लाल सूची के साथ साथ राज्य और जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्तप्राय संकटग्राही रूप में विकसित किया गया है। पार्क में कई महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल है। पार्क के 4 खंड किए गए हैं जिसमें पहला खंड जो है इसमें इसमें भगवान बद्रीनाथ से जुड़ी प्रजातियां शामिल है जिसमें बद्री तुलसी, बद्री वृक्ष, बद्री बेर, बद्री भोजपत्र का पवित्र वृक्ष शामिल है। दूसरे खंड में यह अष्टवर्ग प्रजाति को समर्पित है। इसमें 8 जड़ी बूटियों का एक समूह है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जबकि तीसरा खंड इसमें सूर्य प्रजातियां शामिल है। इसमें ब्रह्मकमल शामिल है जिसमें उत्तराखंड का मूल राज्य फल है। चौथा खंड इसमें मिश्रित अल्पाइन प्रजातियां शामिल है जैसे कि अतीश, मिठाविश, चोरू और कंकावड़ी। भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह सौदा मेगा इन्फिनिटी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भाग लेने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के रूस के कई AK-103 श्रृंखला को असॉल्ट राइफलें खरीदे जा रही है। आपातकालीन खरीद या आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के तहत सौदे को अंतिम रूप दिया गया था जो 3 सेवाओं को तत्काल खरीदारी के लिए दिए गए हैं। भारतीय सेना ने 7,70,000 AK-47-203 राइफलों की आवश्यकता है। इसमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी का निर्माण भारत में किया जाएगा। आधुनिकीकरण योजना के तहत भारतीय सेना भारी संख्या में हल्की मशीन गनों, युद्ध कार्बाइड और असॉल्ट राइफलों की खरीद कर रही है जो कि इसके पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह लेगी। यह सौदा भारतीय सेना द्वारा 2017 में लगभग 7 लाख राइफल, 44,600 कार्बाइड और 44,000 लाइट मशीन गन हासिल करने की प्रक्रिया से शुरू किया गया था। भारत और रूस ने सितंबर 2020 में भारत में AK-47-203 राइफल बनाने के लिए एक बड़ा सौदा किया था। यह राइफल का निर्माण संयुक्त उद्यम इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL के तहत किया जाएगा। एक राइफल की लागत $1,100 अमेरिकी होगी जिसमें निर्माण इकाई की स्थापना की लागत के साथ साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत भी शामिल है। AK-47-203 यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। यह 200 सीरीज AK-103 वेरिएंट का आधुनिकीकरण है। यह राइफल इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम IRSS 5.56 गुना 45 mm असॉल्ट राइफल की लगेगी जो 1996 से उपयोग में है। इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा गांव में राइफल बनाने की इकाई यह फैक्ट्री राइफल्स के AK-203 वेरिएंट का निर्माण करेगी। इस कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। यह भारत के आयुध निर्माण बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रूप में कलाश्निकोव कंसर्न का संयुक्त उद्यम है। रोसोबोरोनसोट का भी अल्पतम हिस्सेदारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का 50.5% बहुमत हिस्सेदारी है और यह कलाश्निकोव की 42% हिस्सेदारी है जबकि IRRPL की इसमें 7.5% की हिस्सेदारी है। यूपी के CM कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु सेप्सिस और बहुअंग विफलता के कारण हुई।
राजस्थान के राज्यपाल ग्रुप में भी कार्य करने वाले दिग्गज नेता और संक्रमण के चेतना के स्तर में कमी के कारण 4 जुलाई को अस्पताल से गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को शाम नरोरा गंगा तट पर किया जाएगा। 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल और संसद सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल में किया। यह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जेल परिसर का दौरा करते हुए कहा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के तौर पर राज्य सरकार देश के आजादी के सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थल को संरक्षित करेगी। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि वर्तमान कारागार को जिले में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद राज्य सरकार जोरहट केंद्रीय कारागार को धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करेगी। सरकार 100 बीघा जेल भूमि में एक धरोहर स्थल विकसित करेगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ कई प्रमुख हस्तियों कैद थी, जिनमें से फखरुद्दीन अली अहमद, गोपीनाथ बरदोले और बिमला प्रसाद चलिया, अमियो कुमार दास, विजय भगवती और कामाख्या त्रिपाठी शामिल है। आजादी के सेनानी बेजा बावरी और कमला मीरी इस कारागार में दम तोड़ा था, जबकि कुशल कोवर को 15 जून 1943 को जोरहट जेल में अंदर फांसी दी गई थी। इससे पहले मनीराम दत्ता बरुआ, जिन्हें मनीराम दीवान के नाम से जाना जाता है, को 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करने के आरोप में जोरहट जेल में फांसी दी गई थी। शर्मा ने जेल अधिकारियों के साथ साथ जेल के कुछ कैदियों से बातचीत की और उनसे परेशानियों की जानी। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान इस अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरबीआई पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन और को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी PRISM के लिए एक वेब आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ्लो स्वचालन प्रणाली के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस VM कनाडे को राज्यपाल KM कोश्यारी ने महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति अंतिम लोकायुक्त न्यायमूर्ति ML तेहलियान की सेवानिवृत्ति होने के बाद की। डीमार्ट सुपरमार्केट चेन के निवेशक प्रमोटर राधाकृष्णन एवं एस दमानी शीर्ष 100 वैश्विक अरबपतियों के कुलीन क्लब में शामिल हो गए। दमानी, जो मुंबई में एक कमरे में अपार्टमेंट में पड़े बले है, वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में $19.2 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 98वें स्थान पर है। एक महत्वपूर्ण विकास में सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण करके देश में केंद्र शासित प्रदेश में हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रशिक्षण करके एक नया प्रोत्साहन देने के लिए आदेश जारी किया, जो दक्ष प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों को उत्थान के लिए एक अनूठी अवधारणा है। इस योजना वरिष्ठ नौकरशाह अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। श्री चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी, वर्तमान में श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय के सचिव। इस समूह के संस्थापक CEO अनिरुद्ध बालाजी के पास भारत रूसी IT एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो दोनों देशों के IT उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला मंच है। कर्नाटक के मंडलपट्टी की पहाड़ियों नील कुरुंजी के फूलों से खिल रही है, यह जो 12 साल में एक बार खिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के बाद एक दुर्लभ प्रकार के फूल की कुछ तस्वीरों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सौर आधारित इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इको फ्रेंडली हाईवे बन गया है। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय FAME वन फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत भारी हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल द्वारा स्थापित किया गया था। DRDO की पुणे और जोधपुर स्थित सुविधाओं को संयुक्त रूप से दुश्मन के रडार खतरों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को सुरक्षित करने के उन्नत भूसा प्रौद्योगिकी का विकास किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की शुभारंभ करेंगे, जो अगले 4 वर्षों से बेचे जाने वाली बुनियादी ढांचों को संपत्ति को सूची बनाएगी। MNP केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के अलावा MNP सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण के साथ साथ पहल के लिए एक पहला मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में तैयार करें। बरसों से चली आ रही आंतरिक लड़ाई को समाप्त करते हुए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF को और भारत के टूटे हुए शतरंज संघ का एक में शामिल करने और संचालन करने के लिए एक ही इकाई में विलय हो गया। AICF के अध्यक्ष संजय कपूर ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि अब सभी युद्धग्रस्त जुट अब AICF की छत्रछाया में ही आ गए।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रसाद सिंह पटेल ने इम्फाल में पुराने सचिवालय के सम्मेलन में हॉल में 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों का शुभारंभ किया। खाद्य पदार्थों में काले चावल के लड्डू, काले चावल के फल और नट्स, कुकीज, गर्म और मसालेदार भुजिया, कबोक मिश्रण, मणिपुर कसावा बर्फी, बाजशूट मुरब्बा और अंजीर के लड्डू शामिल है। 2026 तक 100 और भूकंप वेधशालाएं जोड़ेगा। IAGA और IASPEI 2021 में एक संयुक्त सभा आयोजित करने के लिए एक साथ आए हैं, जिसकी मेजबानी CSRI NGRII द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। यह भारतीय नौसेना में सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।